हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग साइंस का जो है वो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज़ का जो डिस्कशन होगा वो मतलब पूरा डिटेल से होगा, ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज़ का जो सोर्स है वो ओली बोर्ड प्लेटफॉर्म पर से लिया गया है, जो कि इस वीक में आरआरबी जो ग्रुप डी का मॉक टेस्ट हुआ है उसका जो है वो मतलब 15 से 20 सवाल है, ठीक है। उसी को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इस लेक्चर के पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है। जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि प्राकृतिक में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो एक कोशिकीय होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके वो जो है जो सेल होता है वो निषेचन से पहले का सेल होता है, इसलिए जो है वो एक कोशिकीय सेल के रूप में होता है, ठीक है। इसका जो लगभग जो आकार होता है या व्यास बोल सकते हैं, इसका व्यास 15 से 18 सेंटीमीटर होता है। और इसका वजन जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका की वजन होती है वो 1.4 जो है किलोग्राम तक होता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन के अंदर में न्यूरॉन्स दिया हुआ, तो न्यूरॉन्स का बारे में जो है वो न्यूरॉन्स जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का बात किया जाएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, न्यूरॉन्स होगा, ठीक है। न्यूरॉन्स की जो लंबाई है जो है 1 मीटर से अधिक हो सकती है, लेकिन यह मतलब बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका का बात करेंगे तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक। उसके बाद अगला जो ऑप्शन के अंदर में लिखा हुआ स्टेम कोशिका, स्टेम सेल जो होता है वो एक प्रकार का अविकसित कोशिका होता है, ठीक है। और ये जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तन हो सकता है, मतलब ये अलग अलग टाइप के कोशिका में बदल सकता है, ठीक है। इसका जो एक खास गुण होता है, ठीक है। और ये भी आकार में बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये जो बीमाइटिन जो है, बीमाइटिन जो है कोई एक कोशिका नहीं है बल्कि एक प्रोटीन का एक प्रकार है जो कि संयोजी कोशिका के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बीमाइटिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि संयोजी ऊतकों के अंदर में पाया जाता है, ठीक। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा है ना, जिसका जो लगभग जो मतलब आकार होता है वो 0.1 है ना माइक्रोमीटर से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए है ना, सबसे बड़ी कोशिका तो वो हो जाएगा महिला का अंडाणु, ठीक है ना। ओवम जो होता है ना फीमेल का, वो क्या होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। अगर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का बात करेगा तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, महिला का अंडाणु, ठीक है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। जो वयस्क व्यक्ति के अंदर में जो है वो शरीर के अंदर में 37.2 ट्रिलियन जो होता है वो जो कोशिका पाया जाता है, ठीक है ना। कितना पाया जाता है तो 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था इसके अंदर में वो हम लोग भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जो है श्वसन के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, पौधों के द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा श्वसन के बारे में जान लेते हैं। तो श्वसन जो है एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें जो है ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे जो है पोषक तत्व जो कि मुख्य रूप से ग्लूकोज पोषक तत्व होता है को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अंदर में जो है तोड़कर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। श्वसन जो है मेनली पौधा के अंदर में दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं इसको, वायवीय श्वसन बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, है ना। इसको बोलते हैं वायवीय है ना। वायवीय का कहने का मतलब हो गया कि वैसा श्वसन जिसके अंदर में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर में यह प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसके इसलिए उसको बोलते हैं वायवीय, है ना, या सजीव श्वसन भी बोला जाता है ना। इस प्रक्रिया के अंदर में जो होता है वो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का जो है ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा जाता है, जिसके अंदर में ऊर्जा बनता है, ऊर्जा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कुछ बनता है, जल का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, तो वायवीय श्वसन के अंदर में जो है ग्लूकोज का जो है ना ऑक्सीजन के सहायता से तोड़ा जाता है और उसमें जो है ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया ये जो प्रक्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो है वो वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। और इसका जो जो समीकरण होता है वो क्या होता है, तो वो होता है जो ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन के मतलब के साथ जो है वो टूटता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये ग्लूकोज C6H12O6 जो है ना, वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके जो है वो क्या बनाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जल और ऊर्जा बनाता है, ठीक है। और ये जो ये वायवीय श्वसन है उसके अंदर में जो है जो ऊर्जा मुक्त होती है वो मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ऊर्जा का जो निकलता है ना मुक्त होती है ना, जो बनती है वायवीय श्वसन के द्वारा जो
वो ऊर्जा बनती है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, तो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन जो होता है कुछ होता है, तो सबसे पहला चीज़ याद रखना, तो सबसे पहला जो याद रखना है वो हमको याद रखना है कि वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना। और क्या रखना है याद, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या क्या बनता है, तो जो बनता है क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, जल बनता है और ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा जो निकलता है वो ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो श्वसन का प्रक्रिया है उसको बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय। ठीक है, अवायवीय श्वसन बोला जाता है ना। इसके अंदर में जो है वो पौधा जो है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, यानी पौधा को जो है क्या होता है, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे जो है ना ग्लूकोज का जो है अपघटन, मतलब बिना ऑक्सीजन या बोल सकते हैं ऑक्सीजन की कम मात्रा में जो होता है अपघटन हो पाता है, जिसके वजह से जो है वो जो है ना वो एथेनॉल और क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा जो है ऊर्जा की थोड़ी मात्रा निकलता है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन के अंदर में जो है अवायवीय श्वसन के अंदर में है ना क्या क्या बनाता है, अवायवीय श्वसन के अंदर में क्या बनता है, तो अवायवीय श्वसन के जो अंदर में होता है वो बनाता है कुछ बनता है, तो एथेनॉल बनता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके बाद जो है ऊर्जा की थोड़ी मात्रा निकलता है। ठीक है, वायवीय श्वसन के अंदर में जो है ऊर्जा जो है ज़्यादा मात्रा में निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है ऊर्जा की थोड़ी मात्रा मतलब कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, तो एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब ग्लूकोज का जो है अवायवीय श्वसन होता है, या बोल सकते हैं जो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की मतलब अनुपस्थिति, या मतलब क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है उसका अति होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो क्या बनता है वो एथेनॉल और क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा की थोड़ी मात्रा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन बोलते हैं। अवायवीय श्वसन देखिए ये जो है समीकरण के द्वारा समझा दिया गया है कि जो है ये ग्लूकोज का जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ पर ऑक्सीजन गायब है ना, एथेनॉल और क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जो है वो कम मात्रा में निकलता है। ठीक है, करा ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है जो कि अवायवीय श्वसन है वो कहाँ पर होता है, तो बीजों के अंकुरन है ना, बीजों के अंकुरन के दौरान है ना। उसके बाद क्या होता है जल भराव की स्थिति में, जड़ के अंदर में होता है। ठीक है, जल भराव की स्थिति में जो है वो जल के अंदर में होता है और कुछ विशेष पौधों में होता है। ठीक है, वो है ना ये मतलब सब जगह नहीं होता है ना, मतलब मेनली जो होता है वो पौधा के अंदर में कौन सा श्वसन होता है, तो वो होता है ऑक्सी श्वसन, या इसको बोल सकते हैं मतलब वायवीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दूध के डेंसिटी को माप कर है ना, दूध के डेंसिटी को माप करके है ना उसकी शुद्धता जांच की जाती है, और उसके अंदर में जो है वो उपकरण होता है उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर जो है वो किस प्रक्रिया के द्वारा जो है दूध की शुद्धता को नापता है ना, या मतलब लैक्टोमीटर जो है कौन सा सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु है ना, जब कोई वस्तु किसी तरल में डूबी होती है तो उस पर जो है तरल है ना द्वारा ऊर्ध्वाधर जो बल लगा जाता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वापातन सॉरी उत्प्लावन बल, क्या बोलते हैं उसको, उत्प्लावन बल कहा जाता है ना, जो कि विस्थापित किए गए है ना तरल भाग के बराबर होता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डूब जाती है तो उस पर तरल द्वारा एक ऊर्ध्वाधर बल जिसको कि उत्प्लावन बल बोला जाता है ना, तो कि लगाया जाता है, तो विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, यह हो गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत का जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक एग्जांपल जो वो तो इलेक्ट्रोमीटर के में उपयोग किया जाता है ना, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करने वाला उपकरण का नाम है, और ये इलेक्ट्रोमीटर एक है, और कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन सा उपकरण में काम करता है, तो ये जो पानी वाला जहाज होता है ना, पानी का जहाज जो है वो चलता है तो वो भी उसी के सिद्धांत पर काम करता है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। ठीक है, पनडुब्बी भी वही मतलब उसी सिद्धांत पर काम करता है। उसी तरह से हॉट एयर बलून जो हो गया वो भी इलेक्ट्रोमीटर, अभी हम लोग का जो क्वेश्चन है वही है। फिर हाइड्रोमीटर जो कि पानी का डेंसिटी को मापता है ना, वो भी किस पर काम करता है, तो बर्नौली के थ्योरम पर ही काम करता है। ठीक है, और ऑप्शन में जो दिया हुआ है बर्नौली का सिद्धांत, तो बर्नौली का सिद्धांत भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बर्नौली के सिद्धांत के बारे में बोल रहा है कि जब किसी तरल या गैस को है ना, गैस को तेज प्रवाह होता है तो उसका जो है दाब कम हो जाता है, और दाब कम हो जाने से क्या होता है उसका जो प्रवाह हो जाता है धीमा हो जाता है। यानी ये जो बर्नौली का जो सिद्धांत है वो दाब यानी प्रेशर और जो स्पीड है ना ये दोनों के बीच जो है वो एक मतलब जो है वो संबंध बताता है। ठीक है, इसका जो एक फॉर्मूला होता है P बराबर 1/v है ना, P बराबर 1/v है ना, और रो v स्क्वायर। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, P बराबर जो होता है, एक मिनट, P बराबर जो होता है वो क्या होता है, P बराबर नहीं, P प्लस है ना 1/2 रो v स्क्वायर प्लस है ना रो जी और एच होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो एक कांस्टेंट होता है, यही कांस्टेंट जो है वो किस मतलब जो है बर्नौली का जो है समीकरण का कांस्टेंट होता है। ठीक है, जहाँ पी जो होता है वो प्रेशर होता है। ठीक है, और जो रो होता है रो
रो जो होता है वो डेंसिटी को बताता है, डेंसिटी मतलब जो होता है घनत्व बताता है, घनत्व है ना, घनत्व को बताता है। और भी जो होता है वो चाल को बताता है। और जो ये जी जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण है। और एच को जो होता है वो होता है ऊंचाई को बताता है। ठीक है, बर्नौली का जो है समीकरण। ठीक है, पी याद रखिएगा, पी प्लस 1/2 है ना, रो भी स्क्वायर प्लस है ना जी, ये रो जी एच होता है। ठीक है, ये जो है समीकरण किसका है, तो बर्नौली का जो है वो समीकरण है। ठीक, बर्नौली का समीकरण है। बर्नौली के जो सिद्धांत पर जो है काम करने वाले कुछ उपकरण जो है वो इसको नाम याद रख लेते हैं, ताकि कभी कभार पूछेगा तो बनाने के लिए हो जाएगा, है ना। तो क्या है, पहला जो है वो है विमान का पंख जो है काम करता है ना। विमान जो जब उड़ता है एरोप्लेन, उसका जो विंग है वो उड़ने में सहायता करता है, तो वो किसका काम करता है, वो बर्नौली के सिद्धांत पर ही काम करता है। ठीक है, परफ्यूम जो हो गया है ना, कीटनाशक हो गया, स्प्रे, दवा का जो स्प्रे है वो भी बर्नौली के सिद्धांत पर ही काम करता है। क्रिकेट बॉल को स्विंग करना वो भी बर्नौली के सिद्धांत पर ही काम करता है। पेय पदार्थ में पीने वाला जो स्ट्रो आता है ना, ड्रिंकिंग स्ट्रो, उसके अंदर में भी जो है किस पर काम करता है, वो भी तो बर्नौली के सिद्धांत पर ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो किण्वन है ना, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है किण्वक जो मंड को जो है ना वो माल्ट शर्करा में बदलता है। ठीक है, मंड को माल्ट शर्करा में बदलता है, तो उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायस्टेज। ठीक है, डायस्टेज जो है वो क्या करता है, मंड को जो है वो जो है माल्ट शर्करा के अंदर बदलता है। ठीक है, तो और बाकी जो इंजाइम्स हैं वो किसको क्या बदल में बदलता है, वो भी थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ जो है डायस्टेज का बात करें तो डायस्टेज जो है हम लोग का क्वेश्चन है, डायस्टेज ही तो है जो कि स्टार्च यानी मंड जिसको बोलते हैं हम लोग, या स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च को जो है वो माल्टोज में बदलता है। ठीक है, माल्टोज के अंदर में बदलता है। इन्वर्टेज जो होता है एंजाइम वो क्या करता है, तो सुक्रोज को है ना, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। ठीक है, तो इन्वर्टेज क्या करता है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर बदलता है। पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को जो टुकड़े छोटे टुकड़े यानी पेप्टाइड के अंदर बदलता है। ठीक है, और लैक्टोज जो है वो क्या करता है, तो लैक्टोज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज और गलैक्टोज के अंदर में बदलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, उसका जो कुछ काम है वो याद रख लेना है ना, कि डायस्टेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है ना। इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज को है ना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर बदलता है। पेप्सिन जो है वो क्या करता है, तो प्रोटीन के पेप्टाइड में बदलता है। और लैक्टोज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गलैक्टोज के अंदर में बदलता है। ठीक है, और ये सब जो है दिया हुआ उसका स्रोत है कि डायस्टेज जो है उसका कहाँ पर मिलेगा, मतलब कौन सा स्रोत से मिलता है, तो अंकुरित अनाज और जौ फफूंद ये सबसे जो है वो डायस्टेज मिल जाएगा, है ना। इन्वर्टेज किससे मिलेगा, तो ईस्ट से इन्वर्टेज मिलता है। पेप्सिन जो है वो अमाशय के अंदर में रहता है ना। लैक्टोज जो छोटी आंत के अंदर में रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पशु साम्राज्य की सबसे जो है बड़ी जाति कौन सी होती है, या फाइलम या नस्ल जो भी बोल सकते हैं, है ना, वो कौन सी है। तो पशु साम्राज्य जो है एनिमल किंगडम में जो सबसे बड़ा का जो फाइलम होता है, सबसे बड़ा वाला फाइलम, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा। क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा बोलते हैं, जो कि रीढ़ रहित यानी जो क्या होता है, ये बिना बैकबोन का होता है ना। जो संघ ऑर्थोपोडा होता है वो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा जो संघ है ना, क्या सबसे बड़ा संघ होता है ना। इसमें जो है 80% से अधिक प्रजाति जो है इसी संघ के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इसी संघ के अंदर में जो है वो 80% से अधिक जनजाति जो है, जनजाति या क्या बोल सकते हैं स्पेसीज जो है इसका प्रजाति है ना, वो पाए जाते हैं। ठीक है, 80% से जो अधिक है जो वो पाए जाते हैं। उसके बाद जो है ये जो ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उसका जो शरीर होता है वो खंडयुक्त होता है ना, सेगमेंटेड होता है। और इसके अंदर में जो है संधि युक्त पैर यानी जॉइंटेड जो है ना पैर पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो है बाहरी कंकाल जो है कठोर जो है काइटिन का बना होता है ना। तो ऑर्थोपोडा जो संघ का जंतु होता है उसका जो बाहरी कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। एनिमल किंगडम जो है वो इसका जो वर्गीकरण है मेनली दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो अकशेरुकी है जिसको बोलते हैं इनवर्टेब्रेट, है ना, जिसके पास जो है वो रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं इनवर्टेब्रेट। और दूसरा जो होता है भाग होता है उसका बोलते हैं कशेरुकी, जिसके जिसके पास जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो हम लोग जो है आज जो है कुछ जो है अकशेरुकी जो है ना जो जीव है उनके जो है फाइलम को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अकशेरुकी में टोटल जो है वो 8 फाइलम पाए जाते हैं। ठीक है, 8 फाइलम में से एक फाइलम जो था वो था ऑर्थोपोडा, जो कि हम लोग का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये अकशेरुकी के अंदर जो पहला फाइलम है वो है पोरीफोरा। पेरीफोरा ये जो है उसको स्पंज भी बोल सकते हैं, है ना। ये शरीर जो है इसका छिद्र युक्त होता है, शरीर होता है ना। और ये जल में रहने वाले स्थिर जंतु होते हैं, है ना। जो पेरीफोरा होता है जल में रहने वाला स्थिर जंतु होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है साइकोन हो गया, है ना, स्पोलेंजिला हो गया और ये स्पोंजिया हो गया, है ना। ये सब जो एग्जाम्पल्स जो है वो पूछे जाते हैं कि कौन से संघ के अंदर में कौन सा मतलब जंतु या जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करना है। ठीक है, दूसरा जो संघ है उसका नाम है सिलिंड्रेटा, जिसको क्या बोलते हैं निडेरिया भी बोला जाता है ना। इसका शरीर जो होता है 2 स्तरीय यानी कि डाइप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है ना। इसमें जो है डंक मारने वाली कोशिका पाई जाती है। जो सिलिंड्रेटा संघ के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसके अंदर में क्या होता है, डंक मारने वाली कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर में कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल जो हो जाएगा हाइड्रा हो जाएगा,
जेलीफिश हो जाएगा, है ना, और इसको सी एनीमोन, है ना। तो हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोन जो है वो सिलेंट्रेटा वर्ग के जो है वो जीव होते हैं। उसके बाद अगला जो संघ है उसका नाम है प्लेटी हेल्मनेथीज। क्या है? प्लेटी हेल्मनेथीज संघ है ना। इसमें क्या होता है, ये शरीर के आधार पर जो है पट्टी नुमा होते हैं और इसमें परजीवी प्रजाति, मतलब इसमें टोटल अधिकतर जो है परजीवी प्रजाति के पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका जो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है मेन तो यह है लीवर फ्लूक हो गया और कौन से हो गया, टेपवॉर्म हो गया, ठीक है। लीवर फ्लूक और टेपवॉर्म जो है वो इनके प्रमुख उदाहरण है किसके, तो हो जाएगा आंसर प्लेटी हेल्मनेथीज के। अगला जो संघ है वो है नेमाटोडा, ठीक है, जो कि जिसको कि गोल कृमि कहा जाता है नेमाटोडा को, है ना। इसका जो शरीर होता है बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल इसका मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर पाया जाता है ना। तो इसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, तो हो जाएगा एस्केरिस जिसको कि गोल कृमि कहा जाता है ना। उसके बाद बुचेरिया, है ना, बुचेरिया, ठीक है। तो एस्केरिस और बुचेरिया जो है वो कुछ संघ के जंतु हैं या जीव हैं, तो क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे नेमोटेडा, है ना। उसके बाद जो अगला संघ है वो है एनिलिडा। एनिलिडा जो संघ है वो इसको बोलते हैं कीट या बलाय कीट, है ना। इसका जो शरीर होता है वो खंडीय होता है, इसमें जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ देता है कि किस जो है एनिमेलिया मतलब संघ के जंतु का जो शरीर है उसके अंदर में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा एनिलिडा, ठीक है। इसके अंदर में कौन कौन सा जो है वो जंतु आते हैं, तो एनिलिडा के अंदर में जो आते हैं वो जोंक आते हैं और केचुआ आते हैं। जो केचुआ, इसको अर्थवर्म है या केचुआ भी बोला जाता है, ठीक है। अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, केचुआ हिंदी में कहते हैं। जोंक और केचुआ जो है वो एनिलिडा संघ के अंदर में आते हैं, ठीक है। ऑर्थोपोडा जो है, ऑर्थोपोडा जो कि सबसे बड़ा संघ है ना, सबसे बड़ा संघ है, जो कि इसी से क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन है वो ऑर्थोपोडा से ही है ना। जो इसका शरीर है, इसका शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर के अंदर में बांटा हुआ होता है, इससे, है ना। जो इसमें कौन कौन से मेन जो है जंतु पाए जाते हैं, तो तितली हो गया, मकड़ी हो गया, केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, बिच्छू हो गया, ये सब जो है वो किस संघ के अंदर में आते हैं, तो हो जाएगा ऑर्थोपोडा संघ के जंतु हैं, ठीक है। मोलस्का के अंदर में, मोलस्का कौन सी होता है, तो मोलस्का जो होता है इसका शरीर जो होता है वो कोमल होता है और अखंडित होता है ना। ये जलचर होते हैं, जलचर मतलब जल में रहने वाले मेनली होते हैं, है ना। जल में रहने वाले मोलस्का जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जल के अंदर में रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे घोंगा हो गया, है ना, घोंगा, ऑक्टोपस हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। तो ये घोंगा, सीपी और ऑक्टोपस जो है वो किस संघ के अंदर में आते हैं, तो हो जाएगा मोलस्का संघ के अंदर में आते हैं, ठीक है। और जो लास्ट संघ है जो कि एनिमेलिया किंगडम के सबसे लास्ट संघ जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। क्या नाम है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इसका शरीर जो है वो कांटेदार होता है, ठीक है। इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, इसमें जल संवहन वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि स्टारफिश हो गया, समुद्री खीरा हो गया, है ना। ये सब जो है वो किस संघ के अंतर्गत में आते हैं, तो समुद्री खीरा और स्टारफिश, तो यह हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या कर रहा है, वो बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है उसकी खोज जो है रिचर्ड एल्टमैन के द्वारा किया गया था, है ना। और रिचर्ड एल्टमैन जो है वो 1886 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था, और जो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था तो उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था बल्कि ये बायोब्लास्ट के रूप में इनकी खोज की थी, ठीक है। जो अल्टमैन जो थे वो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है बायोब्लास्ट के रूप में किए थे, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कौन दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है उसका नाम था कार्ल बेंड। कौन थे, कार्ल बेंड जो थे, बेंडा, है ना, जिसने 1898 के अंदर में, है ना, 1898 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। क्या दिया था, नाम दिया था, और उसकी संरचना को स्पष्ट किए थे, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है उसको स्पष्ट किए थे, है ना, कि उसके अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो बताए थे, है ना, कार्ल बेंड, और उसका नाम क्या दिया थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन का बात किया जाए तो अध्ययन किसने किया था, तो अध्ययन किए थे अल्बर्ट क्लाउड नामक वैज्ञानिक ने। कब किए थे, तो हो जाएगा 1950 के दशक के अंदर में इसका, है ना, में किए थे। अल्बर्ट क्लाउड जो है वो अध्ययन किए थे संरचना का, ठीक है। तो अगर मतलब यह पूछा जाएगा कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, उसका बताएंगे नाम अल्टमैन, ठीक है, 1886 के अंदर में, जो कि ब्लास्ट के रूप में किए थे, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पूछेगा कि नाम किसने दिया था, इसका क्या बताएंगे आंसर में, तो उसको बोलेंगे कार्ल बेंडा, ठीक है, कार्ल बेंडा बताएंगे। और संरचना का अध्ययन का बात करेगा तो हो जाएगा ये अल्बर्ट क्लाउड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसका क्या क्या काम होता है उसके बारे में थोड़ा सा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका काम जो होता है वो कोशिकीय श्वसन के अंदर में मदद करता है ना, सेलुलर जो रिस्पायरेशन होता है उसकी प्रक्रिया में हेल्प करता है, ठीक है, या मतलब जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ऊर्जा को उत्पादन भी करता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी के रूप में करता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि एटीपी का फुल फॉर्म करता है, तो क्या बताएंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो है तीसरा इसका जो मेन काम है वो है डीएनए और राइबोसोम इसके पास होता है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जो होता है डीएनए होता है और 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जो है यह स्वतंत्र रूप से जो है प्रोटीन बना सकता है, इसलिए जो है वो अपना जो है खाना खुद बना सकता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि इसके पास जो है राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो कि मतलब पूछा गया है, तो ये भी देख लेते हैं कि बाकी सब जो ऑर्गेनल है मतलब जो कोशिका का जो अंगक है उसका खोज कौन कौन की है ना, थोड़ा उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं हम लोग।
तो जो सबसे पहला जो कोशिका का अंगक है या सेल ही बोल देते हैं, सेल का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जो सेल का खोज किया गया था वो किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी के अंदर में किया गया था। ठीक है, कोशिका द्रव जिसको कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है ना, उसको इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, 1831 में किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस का भी खोज किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज तो हम लोग पढ़ेंगे अभी, रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा 1886 के अंदर में किया गया। ठीक है, कोशिका झिल्ली जिसको कि सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है ना, उसकी खोज किसने किया था? तो हो जाएगा नागेली व क्रेमर। ठीक है, नागेली व क्रेमर कोई वैज्ञानिक है ना, उन्होंने उनकी द्वारा जो है वो कोशिका झिल्ली जिसको कि सेल मेम्ब्रेन का खोज किया गया था। ठीक है, राइबोसोम का खोज किसके द्वारा किया था? हो जाएगा जॉर्ज पेलाडे के द्वारा जो है राइबोसोम का खोज किया गया था। ठीक है, लाइसोसोम का बात किया जाए तो डी डुबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था 1955 के अंदर में, इसका खोज किया था लाइसोसोम का खोज। ठीक है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कि शॉर्ट में ईआर बोला जाता है, उसकी खोज का बात करें तो उसको बोलेंगे पोर्टर है ना, कीथ पोर्टर के द्वारा किया गया था, है ना। उसके बाद प्लास्टिड, ये सेंट्रोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा है ना, वैन बेनेडेने के द्वारा जो है वो सेंट्रोसोम का खोज किया गया था। ठीक है, गोल्जी बॉडी का खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यौगिक समूह है ना, जो कि समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? ठीक है, समजातीय श्रृंखला से संबंधित कौन सा समूह है? समजातीय श्रृंखला से संबंधित जो समूह है वो है आंसर, राइट आंसर सी। ठीक है, ये जो है वो समजातीय समूह से संबंधित है। ठीक है, अब समजातीय समूह के बारे में जानते हैं कि समजातीय समूह किसको कहते हैं। ठीक है, तो समजातीय समूह जो है वो वे कार्बनिक यौगिक का श्रृंखला होता है। ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक का श्रृंखला होता है जिसका जो है सामान्य आणविक सूत्र होता है ना, सामान्य आणविक सूत्र समान होता है। ठीक है ना, जिसका जो होता है केमिकल फॉर्मूला या आणविक जो सूत्र होता है वो समान होता है। सामान्य आणविक सूत्र जो होता है मतलब जिस सूत्र के थ्रू जो है वो बना होता है उसका सूत्र जो होता है वो समान होता है, जिसमें एक यौगिक से अगले यौगिक में CH2 है ना, जिसको क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप का अंतर होता है। ठीक, जैसे कि बहुत सारा जो है वो, जैसे अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है ना, अल्कीन भी है और अल्काइन भी है। तो अल्केन समूह के अंदर में जो है अगर दो जो है यौगिकों के बीच का अंतर जो है वो क्या होगा? अगर CH2 का अंतर होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों ये जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? तो वो जो है वो समजातीय श्रेणी के अंदर में आएगा। ठीक है, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। मीथेन और इथेन का बात करेंगे तो मीथेन CH4 है और इसमें C2H6 है। इन दोनों का अंतर कितना है? तो एक कार्बन इसमें दो कार्बन, एक कार्बन C, और इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 2 मतलब 6 हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। तो CH2 का अंतर है इन दोनों में, CH2 का अंतर उसी तरह से इन दोनों में CH2 का, यानी इथेन और प्रोपेन भी CH2 का अंतर है, फिर ब्यूटेन और पेंटेन भी, है ना। तो एक ही जो है वो श्रेणी कराना चाहिए, है ना। श्रेणी मतलब अल्केन तो अल्केन का कंपेरिजन करेंगे, एल्कीन तो एल्कीन श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है ना, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। उसी तरह से अगर एल्कीन का एग्जांपल से समझें तो एल्कीन का जो सूत्र होता है तो वो सामान्य सूत्र जो होता है एल्कीन का वो होता है CnH2n फॉर्मूला होता है, और यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जो कि डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ था आपस में। ठीक है, तो एथीन और प्रोपीन है ना, सबसे छोटा जो एल्कीन श्रेणी का जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो वो एथीन होता है। ठीक है, एथिलीन या एथीन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 होता है। और जो अगला जो होता है उसका प्रोपीन होता है, प्रोपीन C3H6 होता है। अगर ये दोनों का अंतर निकालेगा तो ये दोनों का अंतर कितना होगा? CH2 का अंतर होगा। उसी प्रकार जो है बहुत सारा जो है बस खाली सेम ग्रुप कराना चाहिए, है ना, और वो दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? CH2 का अंतर। उस तरह से इसमें भी देख लीजिए, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही एक एल्काइन जो है ग्रुप है ना, उसके भी दो लगातार जो है वो यौगिकों के बीच का अंतर CH2 है, C2H2, और ये C3H4 है। तो ये दोनों का अंतर कितना होगा? CH2 का अंतर जब घटा पता चलेगा तो। ठीक है, तो ये जो सब जो श्रेणी है वो क्या बोल सकते हैं? समजातीय श्रेणी का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, है ना। इसका कुछ विशेषता देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से थोड़ा सा मतलब अच्छा है ना, जो कि एग्जाम पूछ सकता है। तो जो इसकी विशेषता है होमोलोगस सीरीज का, है ना, समजातीय श्रेणी का जो क्या विशेषता है? तो कह रहा प्रत्येक यौगिक में पिछले जो है से CH2 है ना, मिथाइल ग्रुप का अंतर होता है। ठीक है, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। समजातीय श्रेणी में जो मतलब यौगिक पाए जाते हैं उनके जो है क्या रासायनिक गुण समान होते हैं, उनका भौतिक गुण धर्म जो है वो क्रम बदलता रहता है। जैसे कि ब्यूटेन और पेंटेन, ब्यूटेन गैस है और पेंटेन क्या है? तरल है, लेकिन है दोनों समजातीय श्रेणी का ही, मतलब एक ही ग्रुप का मतलब जो है वो यौगिक है। ठीक है, दोनों अल्केन का ही ग्रुप का जो है यौगिक है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो क्या है? CH2 का अंतर है। होमोलोगस सीरीज के अंदर में आता है, लेकिन इन दोनों का जो है भौतिक गुण जो है वो अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण एक ही है। ठीक है, एक ही समान सूत्र जनरल फॉर्मूला से पालन करते हैं ना। तो पेंटेन भी अल्केन ग्रुप का है ना, और ये ब्यूटेन भी अल्केन ग्रुप का ही मतलब जो है यौगिक है। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहा है कि एक ही सामान्य सूत्र जो है जनरल फार्मूला का पालन करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज का जो है वो गुरथी है, वो यौगिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया क्लोरो क्षार प्रक्रिया को दर्शाता है? ठीक है, तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया को पहले इसके बारे में जानते हैं कि किसको कहते हैं। क्लोरो अल्कली जो प्रक्रिया है या रिएक्शन है। ठीक है, तो कह रहा है यह एक ऐसी
प्रक्रिया है जो कि एक विद्युत अपघटन प्रक्रिया होता है। कैसा प्रक्रिया होता है? तो यह एक विद्युत अपघटन प्रक्रिया होता है जिसके अंदर में क्या होता है, जिसमें जो होता है नमक यानी NaCl का जलीय विलयन को है ना विद्युत अपघटन करा करके है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना और क्लोरीन गैस जो है और जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त किया जाता है ना। तो ये जो क्लोरो अल्कली जो मेथड है उसके अंदर में क्या किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है और उसके बाद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और जल का मतलब प्राप्त किया जाता है उससे, ठीक है, जल नहीं हाइड्रोजन गैस प्राप्त किया जाता है। तब क्या बोलेगा, तब जो है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्लोरो अल्कली जो है अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसमें जो यही रिएक्शन दिया हुआ है ना कि जो है सोडियम क्लोराइड NaCl जो सोडियम क्लोराइड है ना उसको जो है जल के साथ जल के साथ जो है वो जलीय विलयन में यानी जल के साथ मिला करके जो उसको से क्या मिलता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन गैस है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन गैस है ना। तो ये प्राप्त करना ही क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रक्रिया, ठीक है। इस जब सोडियम क्लोराइड को जल में विलयन किया जाता है, जल में विलय किया जाता है, ठीक है, और विद्युत अब प्रवाहित किया जाता है तो उसको जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आयनों का टूटता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में आयन टूटता है ना, सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन में टूटता है और क्लोरीन आयन के अंदर में टूटता है ना, वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आयनों में टूटता है, ठीक है। तो एनोड जो है जो कि धनात्मक इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर पर क्लोरीन जो है मुक्त होता है ना। तो एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ पर मुक्त होता है, तो एनोड के ऊपर में मुक्त होता है, ठीक है। और कैथोड के ऊपर में कौन सा, जो कि ऋणात्मक जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर में जो है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। और विलयन में बचा हुआ जो सोडियम आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है वो आपस में मिल करके जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी मेल बनाता है ना, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली जो रिएक्शन होता है जब विद्युत अपघटन कराया जाता है सोडियम क्लोराइड का, तब ये जो ऐसा मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है, कि एनोड पर जो है वो क्लोरीन गैस जाकर मुक्त होता है ना, कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और जो है बचा हुआ जो सोडियम का आयन और हाइड्रोक्साइड का आयन जो है आपस में मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। तो कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में जो आयन टूटता है तो उसमें जो पूछेगा कि एनोड पर जो है वो कौन सा गैस जो है मुक्त होता है, चाहे कैथोड पर जो है वो कौन सा मतलब गैस मुक्त होता है, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता रहता है, चलिए मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लिए है ना। जो सोडियम हाइड्रोक्स ये रिएक्शन जो होता है जब सोडियम क्लोराइड का है ना, तो उससे कुछ जो उत्पाद बनता है ना उसको जो कुछ उपयोग मतलब एग्जाम के अंदर में आता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना उसका उपयोग जो है वो साबुन है ना, कागज़, कपड़ा, घरेलू सिलाई के सफाई के अंदर में किया जाता है ना। साबुन के अंदर में, कागज़ या कपड़ा या घरेलू सफाई के अंदर में जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हाइड्रोजन जो है गैस का इस्तेमाल जो है ईंधन में करते हैं है ना, और अमोनिया बनाने के अंदर में भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो क्लोरीन गैस जो है जल का शुद्धिकरण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के अंदर में जो है वो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु के भीतर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन द्वारा लगाए गए बल को क्या कहा जाता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा लगाए गए बल को क्या कहा जाता है, तो परमाणु के अंदर परमाणु के नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन होता है, इसलिए जो इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नाभिकीय बल है ना। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्वारा लगाया गया बल है उसको क्या बोलेंगे, नाभिकीय बल, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक के अंदर में रहता है, ठीक है। तो कह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बंधे रहते हैं है ना, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन जो है एक दूसरे से धनात्मक आवेश से बना रहता है ना, के रहने के कारण जो है वो विकर्षित करते हैं ना। प्रोटॉन जो है आपस में एक दूसरे के साथ विकर्षित करते हैं क्योंकि धन आवेश से जुड़े रहते हैं है ना। तो ये एक कंसेप्ट भी पढ़ना है कि जो सेम आवेश जो होता है वो एक दूसरे के साथ प्राकृतिकर्षित करते हैं है ना। तो इसी तरह से जो है वो धनात्मक आवेश होने के कारण जो है प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं है ना। इस विकर्षण को संतुलित करने के लिए जो विकर्षण का गुण जो उत्पन्न होता है, विकर्षण बल जो उत्पन्न होता है प्रोटॉन के बीच है ना, उसको संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक बल काम करता है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि न्यूट्रॉन पता है नाभिक के अंदर में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक आकर्षण बल जो है वो काम करता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसके बोलते हैं नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। नाभिकीय बल कहा जाता है, ठीक है। नाभिकीय बल किसको बोलते हैं, तो नाभिकीय बल जो होता है वो परमाणु के नाभिक के अंदर जो है ना वो प्रोटॉन को जो है बैलेंस करने के लिए है ना, प्रोटॉन के द्वारा जो उत्पन्न जो होता है विकर्षण बल उसको मैनेज करने के लिए जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो है वो काम करता है नाभिकीय बल, ठीक है। कारण नवकीय बल की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। नवकीय बल जो है यह बल बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। नाभिकीय न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, जिसमें नाभिक को एक साथ बांधे रखता है, ठीक है। ये काम किसका काम क्या है, तो वो नाभिक जो है परमाणु के नाभिक को एक साथ बांधे हुए रखना, ठीक है। यह केवल बहुत छोटी दूरी है ना, बहुत कम दूरी यानी 1 फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर है ना पर काम करता है, ठीक है। और ये जो नाभिकीय बल है वो आवेश स्वतंत्र होता है, ठीक है। आवेश स्वतंत्र इसलिए होता है क्योंकि जो है अर्थात जो है यह प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है ना सभी पर जो है वो समान काम करता है, मतलब सेम मात्रा में सभी पर लगता है, इसलिए जो क्या बोलते हैं उसको आवेश स्वतंत्र है ना, मतलब चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है।
उसके बाद में जो ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ बल का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उदाहरण थी ऑप्शन के अंदर में ससंजक बल और असंजक बल, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता रहता है और जो है एग्जाम में पूछते रहता है ससंजक बल असंजक बल का एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, ससंजक बल किसको बोलते हैं? ससंजक बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? तो इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोहेसिव फोर्स करा आपस में जोड़ने वाला बल है। ये कैसा बल है? तो आपस में क्या है? जोड़ने वाला बल है। ये कब लगता है? तो जब कह रहा है कि एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु के बीच लगता है या परमाणु के बीच लगता है। ठीक है, मतलब इसमें एक कंडीशन है कि ससंजक बल कहाँ काम करेगा या कोहेसिव फोर्स कहाँ काम करेगा? तो जब दो पदार्थ ऐसा हो, मतलब एक ही टाइप का पदार्थ हो, तभी उसके अंदर में काम करेगा। ठीक है, और ये जो है आपस में जोड़ने वाला काम करता है, मतलब ये जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे को आकर्षित करके रखता है ना, एक दूसरे को आकर्षित करके रखता है ना। उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल कौन कौन सा है? तो इसका एग्जांपल जो है जल की बूंदों का गोल आकार में होना। जल की जो बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स जो होता है, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है ना। बूंद बनने के लिए जो है उसका जो पानी का जो कण होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है ससंजक बल जो है आपस में जोड़ने वाला बल है। ठीक है, तो ये एक ही प्रकार के पदार्थों के बीच लगता है। हाँ, तो ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, है ना। ड्रॉप जो वाटर का जो बूंद होता है उसके अंदर में जो है पानी का महीन महीन जो होता है कण होता है, आपस में जुड़ा होता है, तो एक ही प्रकार के कण हुए। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि वो जल की थी ये एक ही प्रकार के कण है ना, गोल आकार में होते हैं, उसको बांध के रखता है। उसी तरह से पारा के अंदर में जो है पारा की जो बूंदों को आपस में जोड़ के रखता है ना। तो इसके अंदर में भी किसका कौन सा काम करता है, कौन सा बल काम करता है? तो ससंजक बल ही काम करता है, कोहेसिव फोर्स। और धातु की छड़ को टूटने से बचाने में काम करने वाला बल जो है वो भी कौन सी है? तो वो है ससंजक बल ही है। ठीक है, अगला जो बल था वो था असंजक बल। क्या था? असंजक बल। असंजक बल के बारे में क्या बोला गया? तो असंजक बल जो है वो है चिपकने वाला बल। कैसा बल है ये? चिपकने वाला। ठीक है, चिपकने वाला बल है। जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ, यहाँ पर जो है कंडीशन क्या है कि दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ जो है ये अणु परमाणु एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ससंजक बल में था क्या, यहाँ पर भी आकर्षित हो रहा था, लेकिन वहाँ पर ही जो है सेम जो है अणु या परमाणु या पदार्थ जो है सेम टाइप का पदार्थ था, लेकिन यहाँ पर जो है दो अलग अलग टाइप के पदार्थ तो एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असंजक बल, है ना। तो असंजक बल जो है दो अलग अलग पदार्थों के बीच लगता है। ससंजक बल जो है वो क्या करता है? दो सेम तरह के पदार्थों के बीच काम करता है। ठीक है, तो असंजक बल कहाँ कहाँ काम करता है? तो सबसे पहला चीज, जल की बूंदों को जो है वो कांच की सतह पर चिपकती है। जब कांच की सतह पर जब जल की बूंद गिरता है तो वो एक जगह स्थिर हो जाता है, यानी जो है कांच का सतह जो है एक दूसरे से और जल की बूंद एक दूसरे से चिपक जाता है। यहाँ पर दो अलग अलग पदार्थ के बीच बल काम कर रहा है ना। एक कांच अलग है और एक जो है वो जल का बूंद है ना, दो अलग अलग पदार्थ है। उसी तरह से स्याही या गोंद जो होता है वो कागज पर चिपक जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, पेपर या पेपर पर जो लिखते हैं पेन से, तो पेन का जो स्याही क्या होता है वो कागज के ऊपर चिपक जाता है ना। तभी ना जो लिख पाते हैं हम लोग कोई भी चीज़, है ना। तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है और दोनों अलग अलग पदार्थ है, कागज अलग है, स्याही अलग है। तो अलग अलग पदार्थ के बीच लगने वाला जो बल होगा, है ना, वो क्या होगा? मतलब लगने वाला जो आकर्षण बल होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे असंजक बल। क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से तीसरा जो एग्जाम्पल है, रंग जो है दीवार पर पेंट जो करते हैं ना, जो दीवार के ऊपर में पेंट करते हैं, तो वो भी जो है असंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स के कारण ही चिपक जाता है। ठीक है, शायद ध्यान होगा आप लोग को, जो जब भी पेंट खरीदने के जाते हैं तो उसके अंदर में जो है पेंट के अंदर में एडहेसिव जो है मिलाया जाता है ऊपर से, ताकि जो है वो दीवार में अच्छी तरह से चिपक जाए। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम है एडहेसिव। ठीक है, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा आवर्त सारणी के समूह एक तत्व, है ना, जिसको कि हम लोग क्षार धातु बोलते हैं, है ना, कि एक परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है ना। तो यहाँ पर ही बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कौन सा है जो कि परमाणु जो कि समूह एक के तत्व को जो है वो है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा +1। ठीक है, +1 जो है वो कैसे होगा और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम के अंदर में अगर आता है तो हम लोग समझ के बना लें। ठीक है, तो आवर्त सारणी के समूह एक तत्व जिसको कि हम लोग क्षार धातु कहा जाता है ना, उसको जो है प्रमुख ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है +1 होता है ना। अब ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जानते हैं, तो कह रहा ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है, या उसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, जो कि एक काल्पनिक आवेश होता है। इमेजिन वो क्या होता है? ऑक्सीकरण जो संख्या होता है वो एक काल्पनिक आवेश होता है। ठीक है, जो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित मतलब माना जाता है। ठीक है, कह रहा कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन खो चुका है या कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है ना, उससे जो है हम जो है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोने पर जो है अगर सकारात्मक जो है प्लस जो है ऑक्सीकरण संख्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो इस पर जो है नकारात्मक ऑक्सीकरण संख्या में मतलब पता चलता है। ठीक है, तो अगर कोई परमाणु जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन खो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसको जो है हम एक जो है आवेश की तरह दिखाते हैं ना, प्लस और माइनस ऋणात्मक धनात्मक आवेश, है ना। उसी संख्या को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या बोला जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर कोई बात के मतलब अगर NaCl में बोलेगा कि NaCl के अंदर में जो है सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो +1 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का क्या होता है? -1 होता है। उसी तरह से H2SO4 के अंदर में क्या होता है?
H2SO4 के अंदर में जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का जो होता है वो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है +1 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है। लेकिन अगर सल्फर का बात करेंगे तो सल्फर का जो होता है वो +6 होता है। H2SO4 के अंदर में जो है सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो वो होता है क्या होता है, तो +6 होता है। डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं या इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस तरह से KMnO4 जो होता है जिसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोला जाता है ना, तो इसके अंदर में जो है वो मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +7 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समूह एक तत्व को जो है वो क्षार धातु है, और क्षार धातु की जो सभी जो है उसकी जो है सबका जो ऑक्सीकरण स्टेट जो होगा, ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो कितना होगा, वो ये +1 होगा, ठीक है। कितना होगा, +1 होगा। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि कैसे +1 होगा, ठीक है। तो जो है वो ऑक्सीकरण स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या किसको बोलते हैं, तो हम क्या भी मतलब हम लोग समझे कि ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो कोई भी परमाणु है ना या अणु जो है वो कितना जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या जो है वो ग्रहण करता है ना, उसके हिसाब से जो है ऑक्सीकरण संख्या डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये जो है समूह एक तत्व जो है जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये अपना जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है ना, गवाता है ना। एक इलेक्ट्रॉन अगर गवाएगा तो उस पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। तो सोडियम पर जो होता है एक प्लस आता है, यानी सोडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +1, ठीक है। उसी तरह से ये दूसरा समूह का जो तत्व है जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीज है ना, कैल्शियम है ना, ये सब जो इस ग्रुप का जो तत्व है इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो है ना, अष्टक अपना पूरा करने के लिए या है ना इसको जो है समूह द्वितीय तत्व के जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग करना पड़ेगा, इसलिए जो है इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो समूह द्वितीय तत्व को कितना हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था जो हो जाएगा वो 3 हो अति ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3A जो दिया हुआ है समूह 3A या 3 बोल सकते हैं इसको 3A ना 3A का जो है वो एल्युमिनियम है, इसका जो है वो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम वाला जो ग्रुप दिखाई दे रहा है ये वाला ग्रुप है ना, इसका जो है ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, है ना। उसी तरह से अगर इधर का बात करें जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन है, इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, क्योंकि इसके जो है बाह्यतम कक्षा में ऑलरेडी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है ना, इसलिए जो है वो निष्क्रिय है, जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। और जो ये फ्लोरीन जो है वो 17वां ग्रुप का जो एलिमेंट है ना, इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। -1 क्यों होगा, क्योंकि जो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, है ना। क्या होता है, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है, 17 होता है। तो इसको जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 7 होता है। अब ये जो है क्लोरीन जो है ना, अपना जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो है 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण जरूर कर सकता है। तब जो है लास्ट में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके मतलब बाह्यतम कक्षा के अंदर में, तब इसका जो है ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसलिए ये जो क्लोरीन है जो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी मतलब निगेटिव जो चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए जो क्लोरीन का जो हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो क्या हो जाएगा, जो 17वां ग्रुप का जो एलिमेंट है जिसके अंदर में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है, उसका जो सारा का सारा का क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था -1 हो जाएगा। इसी तरह से जो है हम सब ग्रुप का जो है निकाल सकते हैं बारी बारी से कि कौन सा ग्रुप का जो है ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि पेरिओडोटाइटिस है ना, ये एक दांत से संबंधित बीमारी है ना, जिसको कि हम लोग पारिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पारिया ही बोल सकते हैं। पेरियोडाइटिस को क्या बोलते हैं, पारिया बोला जाता है, ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं इसको, पारिया बीमारी बोलते हैं, है ना। यह एक मसूड़े की बीमारी है जो दांतों की बीमारी होती है, ठीक है। दांत से संबंधित कुछ और बीमारी है उसके बारे में हम लोग तो जान लेते हैं, कौन कौन सा दांत से संबंधित बीमारी है ना। दांत से संबंधित कुछ बीमारी है उनको उसको बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा बीमारी है जो दांत से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे कि पायरिया हो गया जिसको कि पेरियोडाइटिस बोलते हैं ना, पायरिया हो गया। मसूड़ों में सूजन हो गया, मसूड़ों के अंदर में सूजन हो गया, सूजन है ना, मसूड़ा में सूजन हो गया, वो भी दांत से संबंधित है, ठीक है। और जिसको कि जंजीवाइटिस बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, मुंह का छाला या जिसको बोलते हैं माउथ अल्सर, वो भी दांत से संबंधित बीमारी है ना। दांत को पीसना जिसको बोलते हैं ब्रक्सिम है ना, जो कि अधिकतर जो है बच्चों में पाया जाता है, वो जब रात में नींद पूरा नहीं हो पाता है तो वो दांत पीसता है, ठीक है। संवेदनशील दांत जिसको बोलते हैं टूथ सेंसिटिविटी, जब भी हम कुछ ज़्यादा गर्म या ठंडा खाते हैं तो दांत में सनसनाहट से महसूस होती है, तो उसको बोलते हैं दांत सेंसिटिविटी मतलब टूथ सेंसिटिविटी, ये भी एक दांत से संबंधित बीमारी है ना। तिरछे या है ना भेड़दार मतलब है ना, भीड़ भाड़ वाले दांत है ना, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेलोकोलिजन, है ना। मेलोकोलिजन जो है एक बीमारी है, वही दांत जिसका दर्द। तो यही सब है कुछ जो है मेन जो है दांत से संबंधित कुछ बीमारी है, ठीक है। थोड़ा दांत के बारे में जान लेते हैं, दांत जो है कितना टाइप का होता है ना, उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। दांत जो होता है मेनली जो होता है वो 4 टाइप का होता है ना, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कृंतक को बोलते हैं इंसाइजर, है ना, फिर रत्नक को केनाइन, अग्रचवर्णक को बोलते हैं प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में। कृंतक जो होता है वो काटने वाला दांत होता है ना, कृंतक का जो है वो कौन होता है, तो काटने वाला दांत होता है ना, काटने वाला दांत होता है कृंतक, ठीक है। कृंतक क्या होता है, काटने वाला दांत होता है।
कृंतक जो होता है वो काटने वाला दांत होता है, ठीक है। इसकी संख्या टोटल 8 होती है, प्रत्येक जबड़े में 4 होती है, ठीक है। और मुंह के सामने का ये वाला होता है, कृंतक जो होता है वो सामने वाला होता है। यानी इसका काम क्या होता है, भोजन को काटना और पीसना यानी चीरना होता है, ठीक है। काटना और चीरने का काम करता है, ठीक है। दूसरा जो दांत होता है वो होता है रत्नक, जिसको बोलते हैं इंसाइजर। यह नुकीला दांत होता है, जो कि इसकी संख्या 4 होती है, हर जबड़े के अंदर में 2 होता है, ठीक है। तो इसकी संख्या टोटल होता है 4, ठीक है। उसी प्रकार ये जो इसका जो काम होता है, इसका काम होता है ये भोजन को जो है फाड़ना, है ना, और पकड़ना। किसका काम होता है, तो वो होता है रत्नक का काम होता है। जैसे कि मांस खाने वाला जानवर के पास जो होता है वो यही वाला दांत होता है, वो रत्नक होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा दांत होता है वो है कौन सा, प्रीमोलर, जिसको बोलते हैं अग्र चवर्णक, चबाने वाला दांत होता है ना। जिससे कि इसका नाम से ही तो चल रहा है अग्र चवर्णक है, तो चबाने का दांत है ना। ये 8 दांत होता है टोटल, है ना। प्रत्येक जबड़े के अंदर में 4 दांत होता है, ठीक है। और इसकी जो विशेषता, ये चौड़ा होता है और चपटा होता है, ताकि पीसने में जो है वो काम आ सके, है ना, इसलिए चौड़ा चपटा होता है। उसके बाद जो चौथा दांत होता है वो होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है चवर्णक, है ना, जिसको कि पीसने वाला दांत है। ये भी काम, इसका भी काम क्या है, तो पीसने का ही काम करता है ना। पीसने का ही काम करता है, पीसना दांत होता है। इसमें संख्या जो होता है 12 होता है, प्रत्येक जबड़े में 6 दांत होता है, ठीक है ना। जिसमें से 4 दाढ़ी के पास, 2 बुद्धि दांत होता है ना। 4 दाढ़ दांत होता है और 2 बुद्धि का दांत होता है, जिसको कि विजडम ट्रुथ बोला जाता है, ठीक है। जो है स्थान जो है पीछे सबसे मतलब पीछे होता है, ये चवरना दांत जो होता है वो पीछे होता है, ठीक है, पीछे की चोर होता है। और ये बड़े एवं चौड़े दांत होते हैं। और ये कुछ जो है दांत के जो है वो दिए हुए हैं, है ना। किसका मतलब कैसा जो होता है वो साइज या आकार बोल सकते हैं इसका, कैसे मतलब किस तरीका का दिखता है ना। तो वो इंसाइजर जो है, इंसाइजर जो है वो ये वाला इंसाइजर है, ठीक है। और ये केनाइन है ना। और ये प्रीमोलर और ये मोलर है, ठीक है। दांत जो होता है ना वो पूरा जीवन काल के अंदर में 2 बार आता है ना। 2 बार में पहला बार जो होता है उसको जो आता है उसको बोलते हैं दूध का दांत बोलते हैं, जिसमें टोटल संख्या 20 होता है। उसके बाद जो होता है दूध का दांत टूट जाता है, तो उसके बाद जो 32 दांत आता है, ठीक है। तो इसलिए जो बोलता है जो ह्यूमन जो होता है वो 2 बार दंती, मतलब उसका जो दांत होता है वो जीवन में 2 बार आता है, ठीक है। एक दूध का दांत होता है और एक नॉर्मल दांत होता है, ठीक है। दूध का दांत की संख्या कितना होता है, 20 होता है ना। और इसका जो होता है 32 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो है धारावाही चालक जो है ना, पर बल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लेमिंग के बामे हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं इस्तेमाल, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो है ना रखे धारावाही चालक, है ना, पर बल का दिशा को निर्धारण करने के लिए जो हम लोग जो है फ्लेमिंग के बामा हाथ का नियम का इस्तेमाल किया जाता है ना, जिसको कि फ्लेमिंग, है ना, लेफ्ट हैंड रूल कहा जाता है, ठीक है। फ्लेमिंग जो के बाएं हाथ के नियम, है ना, जो है एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसका उपयोग जो है हम लोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं, है ना, कि जब किसी धारावाही, है ना, चालक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा जाता है, तो उस पर जो लगने वाला बल की दिशा जो है क्या होगी, इसका पता लगाने के लिए जो है हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है कि यदि हम अपना बाएं हाथ को इस प्रकार रखें कि अंगूठा, है ना, जिसको कि अंग्रेजी में थंब बोला जाता है ना, बल की दिशा को दर्शाता है ना, बल की दिशा को, ये जो अंगूठा है वो बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तर्जनी, है ना, जिसको 4 फिंगर कहता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है ना, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है ना। ये जो तर्जनी वाला जो उंगली है ना, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है, ये तर्जनी वाला जो उंगली है ना, है ना। तो मध्यमा जो उंगली होता है, मिडिल फिंगर जो होता है ना, वो धारा की दिशा को बताता है, ठीक है, धारा की दिशा को बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को कौन सा बताता है, तो तर्जनी उंगली बताता है ना, तर्जनी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बड़ा वाला जो फिंगर होता है ना, मध्यमा जिसको उंगली बोलते हैं, बीच का जो उंगली होता है वो क्या बताता है, तो करंट की दिशा बताता है ना, धारा की दिशा को बताता है ये मध्यमा, है ना। तो तीनों उंगली को इस प्रकार रखना चाहिए, है ना, कि जो अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को बताता है, तर्जनी जो होता है वो क्या बताता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है ना। और ये जो करंट का जो दिशा बताता है वो कौन बताता है, तो वो होता है मध्यमा उंगली, जो बीच वाला उंगली मिडिल फिंगर जो होता है वो बताता है, ठीक है। तो यही जो है वो फ्लेमिंग का बामा हाथ का नियम है, जिसको से कि हम लोग क्या निकालते हैं, तो हम लोग जो निकालते हैं धारावाही चालक के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया बल की दिशा को हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये अंगूठा जो बताता है वो बल की दिशा बताता है ना, इसी से निकाला जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ही निकाला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपलर का नियम जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो कैपलर का नियम जो है वो ग्रहों के गति के नियम से संबंधित है, कैपलर का नियम, है ना। कैपलर का जो नियम है वो, कैपलर का 3 नियम है, टोटल कितना नियम है, 3 नियम है ना। 3 नियम में से पहला नियम क्या बोलता है, तो पहला जो बोलता है वो होता है कक्षाओं का नियम या लॉ ऑफ इक्लिप्स, है ना। इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार, है ना, इलिप्टिकल जो है कक्षा के अंदर में गति करते हैं, जिसमें सूर्य, है ना, उस दीर्घवृत्तीय वृत्त को 2 नाभिकों, है ना,
में से एक पर स्थित होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम जो है वो समतल क्षेत्र का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर में क्या बोला गया है? इसके अंदर में बोला गया कि ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो समान समय में, है ना, समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रह जो है जब सूर्य के निकट होता है तब वह अधिक वेग से, है ना, चलता है, और जब सूर्य से दूर होता है तो उसका जो गति होता है वो धीमी होता है ना। तो ये किसका नियम है? ये कौन सा नियम है? तो ये केपलर का दूसरा जो है नियम है, उसमें बताया गया है कि जब सूर्य जो है निकट होता है ना, जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो वह अधिक वेग से चलता है, और जब सूर्य से दूर होता है ग्रह तो वो उसकी गति जो होती है वो धीमी होती है। वो किसमें कहा गया है? तो ये दूसरा नियम के अंदर में कहा गया है ना। उसको जो तीसरा नियम है वो क्या बोलता है? तीसरा नियम को क्या बोलते हैं? गति की अवधि नियम, है ना, लॉ ऑफ, है ना, हार्मोनीज। करा किसी ग्रह की परिक्रमण अवधि टी जो है के वर्ग का अनुपात जो है उसकी कक्षा में दीर्घ अक्ष, है ना, के घन के समानुपाती होता है ना, जिसको कि टी आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनकी परिक्रमा करने का जो समय अवधि है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। सूर्य से दूरी अगर बढ़ेगा तो परिक्रमण जो करने की जो समय अवधि है वो बढ़ जाती है। तो पहला जो नियम है वो क्या बताता है? तो पहला नियम जो बताता है कि जो है जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है ना, कोई भी जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर जो होता है वो दीर्घवृत्तीय कक्ष के अंदर में गति करता है ना, जिसमें सूर्य जो है दीर्घवृत्त के दोनों नाभिकों, है ना, इसमें क्या होता है? सूर्य उस दीर्घवृत्त के दोनों नाविकों में से एक पर स्थित होता है ना, जो पहला नियम बताता है। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम बोलता है कि ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो समान समय में जो है समान क्षेत्रफल तय करती है ना। जिसका क्या मतलब हुआ? जिसका मतलब हुआ कि जब ग्रह जो होता है वो सूर्य के निकट होता है तो वो अधिक वेग से चलता है, और जब ग्रह जो सूर्य से दूर होता है तो वो धीमी गति से चलता है। तो यह हो गया कौन सा नियम? गति का दूसरा जो नियम, सॉरी गति नहीं, केपलर का दूसरा जो नियम है, ग्रहों की गति का दूसरा नियम। ठीक है, और तीसरा नियम क्या बताता है? तो तीसरा नियम बोलता है कि परिक्रमण अवधि, है ना, का वर्ग जो होता है वो उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष, है ना, के घन के समानुपाती होता है। या तो इसको जो है वो क्या बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो है ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनकी जो है परिक्रमण करने की जो समय अवधि होती है वो भी बढ़ती है। तो ये कौन सा नियम के अंदर बताया गया? तो ये तीसरा नियम के अंदर बताया गया। ठीक है, तीसरा नियम के अंदर बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कह रहा है कि कार्य का जो है मात्रा या इकाई क्या है ना, कार्य की मात्रा की इकाई क्या है? तो कार्य का जो होता है इकाई होता है वो जूल होता है ना। कार्य को जो हम लोग है वो जूल के अंदर में मापते हैं। ठीक है, कार्य को कैसे नापते हैं? तो जूल के अंदर में मापा जाता है। ठीक है ना। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जूल, है ना। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है ना, तो वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तब कहा जाता है कि उस वस्तु पर जो है वो कार्य किया गया है। ठीक है ना। जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह बल की दिशा में विस्थापित होती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस वस्तु पर जो है वो क्या हुआ? कार्य हुआ। ठीक है, कार्य का जो फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य बराबर जो होता है वो बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है? कार्य का जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, बल W बराबर जो होता है F × D होता है। ठीक है, बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, कह रहा एक जूल का क्या परिभाषा हो सकता है? तो कह रहा जब 1 न्यूटन बल, है ना, किसी वस्तु को उसकी दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है तो कहा जाता है कि वह कितना जूल काम हुआ है? तो 1 जूल काम हुआ। ठीक है, तो 1 जूल का परिभाषा क्या हो गया? तो जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को उसके दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है तो किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? जूल, 1 जूल होता है। और जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W बराबर जो होता है F × D, है ना, बल गुना विस्थापन, है ना, जहाँ D जो है डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है ना। और बाकी जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उनका क्या क्या मात्रक होता है? तो एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है ना। पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है, और वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जैसे कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है ना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। उसी तरह से लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तापमान का मात्रक केल्विन, है ना, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, है ना। उसके बाद पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं मोल इकाई, है ना, और प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला। ये जो सातों को सात जो है उसको बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं इसको? मूल मात्रक। ठीक है, ये मूल मात्रक है। इधर का जो बच्चा दिखाई दे रहा है वो है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए थोड़ा सा इसको भी थोड़ा कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है, जैसे कि क्षेत्रफल का अगर मात्रक पूछेगा तो क्षेत्रफल हम लोग किस में मापते हैं? तो हम लोग मापते हैं वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर के अंदर मापते हैं। आयतन जो है मीटर क्यूब के अंदर मापते हैं, है ना। डेंसिटी जो है वो कैसे मापते हैं? तो उसको मापते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, उसको बोलते हैं डेंसिटी का मात्रक। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको न्यूटन बोलते हैं। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो भी जूल होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, उसको शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है ना। और दाब का मात्रक पास्कल होता है।
उसका विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका मात्रा कूलम्ब होता है, ठीक है। विद्युत आवेश को क्या मापते हैं, कूलम्ब मापते हैं, लेकिन करंट को जो है वो हम लोग क्या किस में मापते हैं, तो करंट को जो हम लोग एम्पियर के अंदर मापते हैं, ठीक है। एम्पियर के अंदर में मापा जाता है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, तो आवृत्ति का जो मात्रा होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो ये सब भी एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं, है ना। और बाकी जो बचा हुआ भौतिक राशि है उसका मात्रा वो कभी अगले क्वेश्चन जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि जो है वो क्या बोल रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किस अशुद्धि को जो है ना वो अशुद्धि को कोलाइडी पदार्थ माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सील्ट होगा। क्या होगा, सील्ट को जो है वो क्या होता है, वो जो है वो कोलाइडी पदार्थ माना जाएगा, ठीक है। ये जीवाणु दिया वो आंसर गलती है ना। इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, सील्ट होगा। क्या होगा आंसर, सील्ट। अब सील्ट क्यों होगा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। कोलाइडी पदार्थ किसको बोलते हैं पहले वो जानते हैं। तो कोलाइडी पदार्थ किसको कहा जाता है, तो कोलाइडी पदार्थ जो है जिसमें कणों का आकार, है ना, जिसमें जो है कणों का आकार 1 नैनोमीटर से, है ना, 1000 नैनोमीटर यानी 1 माइक्रोमीटर के बीच होता है, या, है ना, ये न तो सस्पेंशन होते हैं और न ही सॉल्यूशन होते हैं, बल्कि इनके गुण दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तब क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम कि वो कोलाइड पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। कोलाइड पदार्थ वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिल्ट होगा। सिल्ट क्यों होगा, सिल्ट के बारे में बोलता है कि सिल्ट जो है एक नदी के पानी में पाई जाने वाली एक महीन मिट्टी होती है, जिसका जो आकार होता है उसका जो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है। यही जो है वो कोलाइड का पदार्थ का जो है वो परिभाषा है कि जिसका जो आकार होगा वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कोलाइड। इसलिए सिल्ट जो है, सिल्ट का आकार जो होता है ये दोनों के रेंज के अंदर में आता है ना, इसलिए जो है कोलाइडी पदार्थ माना जाएगा इसको। सिल्ट को जो है क्या माना जाएगा, सिल्ट का मतलब होता है गाद, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, गाद कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गाद खाते हैं, है ना। तो गाद जो है या सिल्ट जो है उसको जो हम लोग क्या मानेंगे, एक कोलाइडी पदार्थ मानेंगे, है ना। सिल्ट एक प्रकार का महीन मिट्टी होता है जिसमें के कण रेत से छोटा, इसका जो कण होता है वो पार्टिकल का जो साइज होता है वो रेत से छोटा होता है और मिट्टी से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और ये आमतौर पर जो है नदी, झील एवं ये समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। अब रेत क्या होता है, तो रेत जो होता है, रेत का जो होता है वो रेत एक प्रकार का कणीय सामग्री है ना, जो कि मुख्य रूप से जो है सिलिका, किसमें, सिलिका SiO2 जिसको बोलते हैं, या जिसको कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे कणों से बनी होती है ना। सिलिका और ये कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है कौन सी, रेत जो होता है, सैंड जो है, बालू, है ना। इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, 0.05 mm से लेकर के 2 mm के बीच में होता है। और यह जो है सिल्ट से मोटे और बजरी होते हैं, यानी सिल्ट से ज़्यादा बड़ा आकार का होता है। इसलिए जो है इसको जो है रेत को जो हम लोग जो है वो कोलाइडी के अंदर में नहीं रखेंगे, ठीक है। कोलाइड को जो है थोड़ा सा डिस्कस लेते हैं कि कोलाइड जो है कितना टाइप का होता है ना, कौन कौन सा कोलाइड, है ना, कौन कौन सा एग्जाम्पल उसका लेते हैं, है ना। कोलाइड जो है वो मेनली 4 से 5 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसके अंदर में जो है सॉल, है ना, एरोसोल, इमल्सन, फोम और जेल, है ना, ये सब जो है कोलाइड के प्रकार हैं। कौन कौन से कोलाइड होते हैं, सोल, एरोसोल, है ना, इमल्सन, फोम और जेल, ठीक है। अब ये जो सोल है वो किस प्रकार से बनता है, तो प्रसारण माध्यम और विकृत कण, है ना। तो किस माध्यम में कौन सा कण मतलब अगर डालेंगे मतलब, है ना, तो वो सोल बनेगा। तो सोल जो होता है वो द्रव, है ना, माध्यम होता है और उसके अंदर में जो होता है कण ठोस होता है ना। द्रव्य के अंदर में ठोस के मिश्रण को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोल। कौन कौन सा सोल का एग्जांपल है, जैसे कि ब्लड हो गया, है ना, स्याही हो गया, जैसे कि रंग हो गया, रंग का घोल हो गया, है ना, और स्टार्च का घोल हो गया, ठीक है। ये सब जो किसका एग्जांपल है, तो ये होगा सोल, जो कि एक प्रकार का कोलाइड है, ठीक है। सोल के अंदर में आएगा। एरोसोल में कौन कौन जाएंगे, तो एरोसोल के अंदर में जो प्रसारण माध्यम जो होता है वो होता है गैस, और जो कण होता है वो ठोस या द्रव होता है ना। तो गैस के अंदर में ठोस या द्रव के कण को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एरोसोल। एरोसोल का एग्जांपल कौन कौन सा आ गया, जैसे धुंध हो गया, है ना, धुआं हो गया। उसके बाद परफ्यूम जो जितना भी आता है ना, परफ्यूम स्प्रे जो होता है, परफ्यूम जो होता है वो भी क्या होता है, गैस के अंदर में ठोस या द्रव का कण भरे हुए होते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, वो भी एक एरोसोल का एग्जांपल है, ठीक है। इमल्सन का एग्जांपल कौन कौन है, इमल्सन जो होता है वो द्रव के अंदर में द्रव होता है, ठीक है। तो इमल्सन के अंदर में जो है वो कौन कौन है, तो इमल्सन जो है वो दूध है ना, क्या है, दूध है। उसके बाद मक्खन हो गया, फेस जो क्रीम हो गया वो भी हो गया। उसी तरह से फोम के अंदर में कुछ आएगा, साबुन का झाग हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, ये सब स्पंज हो गया, ये सब फोम में आता है। जेल के अंदर में कौन सा आएगा, तो जेल ही आएगा, हेयर जेल आएगा, ये सब जो है। तो ये कोलाइड के प्रकार ये सब है, जो कि सोल, एरोसोल, इमल्सन, फोम और जेल है ना। और कौन से जो प्रकार कोलाइड के प्रकार में कौन कौन सा जो है पदार्थ होता है वो पाया जाता है, वो भी मतलब एग्जाम के में कभी कभार पूछ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग रिविजन किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लाफिंग गैस है उसका को किसको क्या कहते हैं, मतलब लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछा जाए सिंपल। तो लाफिंग गैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। लाफिंग गैस उसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो एक क्या होता है, वो एक रंगहीन मीठी गंध वाली गैस होती है। क्या होती है, जो लाफिंग गैस जो होती है जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है। वो एक रंगहीन होती है, मीठी गंध वाली होती है ना, गैस होती है, जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है ना। यह गैस मस्तिष्क के
क्या करता है, जब गैस ये रिलीज होता है तो जो है मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रभावित करता है ना, ऑक्सीजन का ब्लड या ऑक्सीजन जो लेवल है वो कम कर देता है, जिससे क्या हो सकता है, हंसी, बेहोशी या हंसी जैसी एहसास होती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो उपयोग है वो एनेस्थीसिया के अंदर में भी किया जाता है ना। दंत चिकित्सक जो है वो करते हैं सर्जरी, डेंटल सर्जरी के टाइम में जो है एनेस्थीसिया का टाइम किया जाता है ना, थेथरा देता है जो मतलब वहाँ वाला एरिया को, ताकि उसको से जो है वो क्या मतलब उतना अनुभव नहीं है उसका दर्द को, है ना। फिर छोटी सर्जरी दर्द निवारक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद डिलीवरी के टाइम में जो है प्रसव पीड़ा को जो है कम करने के लिए जो है वो महिलाओं को दिया जाता है, ये मतलब उसको जो है ना नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट जो है वो यौगिक हैं उनके जो है रासायनिक नाम भी एग्जाम के अंदर में आते हैं और कॉमन नेम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना। जैसे जल का जो होता है, जल को क्या बोलते हैं, तो जल को जो है वो पानी, इसका फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं नमक का तेजाब, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नमक का तेजाब, ये इसका फार्मूला क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं तेल का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा बोला जाता है इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को तेल नहीं, ये अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है ना, H2SO4 किसको बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक्वा फार्मासिस्ट होता है ना, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो उसको बोलते हैं HNO3 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड को सामान्य नमक कहा जाता है, नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर या मार्बल जिसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं ना। इसका CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं उसको, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चूना पत्थर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, इसको क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनबुझा हुआ चूना, है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, तो कैल्शियम से रिलेटेड 3 गो है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलेंगे चूना पत्थर, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे बुझा हुआ चूना, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना, है ना, CaO। ठीक है, उसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट जो है यौगिक उनके नाम भी जान लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद जो है सोडियम, सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं उसको, कास्टिक सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा कहा जाता है ना, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक पोटाश। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे कास्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे कास्टिक पोटाश। ठीक है, KOH फॉर्मूला होता है। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। उसके बाद मीथेन, मार्स, मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन का दूसरा नाम क्या होता है, मार्स गैस होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, कभी कभार इस सब का भी जो है वो पूछ लेता है फॉर्मूला, थोड़ा सा डिफिन कर लिए, है ना। उसी तरह से एथेनॉल को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अल्कोहल, है ना, एथेल अल्कोहल, इसको CH2 C2H5OH इसको बोलते हैं, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज को जो है अंगूर का शर्करा बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। उसके बाद जो सुक्रोज जिसको कि चीनी भी बोलते हैं हम लोग, है ना, आम भाषा में चीनी बोलते हैं, चीनी कहा जाता है चीनी, है ना। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको बोलते हैं C12H22O11। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको साथ रख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है H2O2। ठीक है, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकरी सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वाशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, है ना। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिप्सम, CuSO4 × 2H2O, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पूछता है बार बार, इसका फॉर्मूला जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 × 12H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसके बाद जो होता है जंग, जंग का फॉर्मूला क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, है ना, उसका केमिकल नेम होता है फेरिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, जंग का फॉर्मूला होता है। उसके बाद फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं हरा, हरा तोतिया बोलते हैं या हरा कशिश बोलते हैं, इसको फेरस सल्फेट को बोलते हैं, इसको फॉर्मूला क्या होता है FeSO4 होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा बोलते हैं, तो नीला थोथा, हरा तोतिया, ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब जो है वो एग्जाम के अंदर में जो बार बार मतलब जो है केमिकल फॉर्मूला कभी इसका सिंपल कॉमन नेम या केमिकल नेम कभी पूछता है ना, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वो क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा जो है वो स्पर्श, दृष्टि और सुनने के लिए जो है अनुनाद जैसे काम को करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परा मस्तिष्क। क्या हो जाएगा आंसर में, परा मस्तिष्क हो जाएगा, है ना, परा मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चलते हैं मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। तो मस्तिष्क जो है ब्रेन जो है वो शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय का केंद्र होता है। ठीक है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ना। इसके जो है विभिन्न शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के मुख्य जो है वो जो है 5 पर जो भाग होते हैं, मस्तिष्क का जो भाग होता है वो 5 भाग होता है, मेनली 5 भाग होता है। ठीक है, तो बारी बारी से सभी भागों को हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बारी बारी से, ताकि जो है गलती ना हो अगला बार से जब क्वेश्चन आए तो। ठीक है,
तो देखते हैं, पहला जो भाग है वो है परामस्तिष्क, जिसको कि हम बोलते हैं सेरिब्रम, है ना, जो सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो मुख्य काम होता है वो बुद्धि, तर्क, है ना, इत्यादि, स्मरण शक्ति, है ना, निर्णय लेने की शक्ति, सिखाने और भावनाओं को नियंत्रित करने का जो काम होता है वो होता है, किसका काम होता है, परामस्तिष्क का काम होता है, ठीक है। संवेदी सेंसरी का भी काम करता है, जैसे जैसे कि दृष्टि, सुनने, स्पर्श करने, गंध को, ये सब जो है विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर अगला जो पार्ट है दूसरा है वो है अनुमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। यह जो है काम, किसका काम क्या करता है, तो संतुलन और समन्वय का केंद्र होता है। सेरिबेलम जो होता है वो संतुलन और समन्वय का केंद्र होता है, ठीक है, केंद्र होता है। इसका काम क्या क्या होता है, सेरिबेलम का काम क्या होता है, तो जो सेरिबेलम का जो काम होता है वो होता है शरीर की मुद्रा, यानी जो पोस्चर होता है ना शरीर का, है ना, पोस्चर, शरीर की मुद्रा या पोस्चर जिसको बोलते हैं, को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। मांसपेशियों के कार्यों का समन्वय करता है, जिससे गतिविधियां सुचारू रूप से होता है, ठीक है। साइकिल चलाना, है ना, दौड़ना और लिखने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, दूसरा जो पार्ट है वो अनुमस्तिष्क, तो सेरिबेलम ये सब करता है। जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, या उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, है ना, जो क्या करता है, इंद्रियों का समन्वय का काम करता है, इंद्री, है ना। इसका जो काम होता है मुख्य रूप से जो होता है वो आँख और कान से मिलने वाली जो संवेदना होती है उसको नियंत्रण करना होता है। मांसपेशियों की गतिविधियों को व्यवस्थित करता है ना, शरीर की जागरूकता, है ना, और सजगता को बढ़ाता है, ठीक है। ये कौन सा, तो मध्य मस्तिष्क बढ़ाता है, ठीक है। जो अगला जो पार्ट है ब्रेन का वो है पांचवा पार्ट जो है वो पोन्स है, क्योंकि ये पोन्स, पोन्स जो होता है वो संकेतों को भेजने का काम करता है। क्या करता है, संकेतों को भेजने का काम करता है, जो है ना नर्व सिस्टम के जो द्वारा जो है ब्रेन से जो संकेत निकलता है जो पूरा शरीर के अंदर में जाता है, उसको भेजने का काम कौन करता है, पोन्स करता है। क्या करता है, पोन्स, है ना। इसका जो मुख्य कार्य है वो परामस्तिष्क, है ना, और अनुमस्तिष्क के बीच संदेशों को आदान प्रदान करना होता है, ठीक है। तो किसी किसके बीच ये संदेशों को आदान प्रदान करता है, तो हो जाएगा परामस्तिष्क और अनुमस्तिष्क के बीच जो है संदेशों को आदान प्रदान करता है। और चेहरे की गतिविधियों एवं सांस नियंत्रण में मदद करता है। क्या करता है, चेहरे की गतिविधि और सांस के नियंत्रण में मदद करता है। फिर मेडुला ओब्लिगोंटा जो सबसे लास्ट जो पार्ट होता है ना, वो जीवन रक्षक कार्यों के लिए नियंत्रण आता है ना। यह हृदय की गति, श्वसन, है ना, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और पाचन, डाइजेशन को नियंत्रित करता है ना। तो हृदय की गति, श्वसन और रक्तचाप और पाचन की जो है नियंत्रित करने वाला जो है कौन सा भाग होता है ब्रेन का, तो हो जाएगा वो होता है मेडुला ओब्लिगोंटा, है ना, जो है वो उसी का जो काम होता है, ठीक है। उसका मेंटेन करना या उसको बैलेंस करके रखना, ठीक है। ये पाचन, डाइजेशन या ब्लड प्रेशर को बैलेंस करके रखना, ठीक है। और क्या करता है ये, तो जैसे छींकना खांसना जो हो गया, छींकना हो गया, खांसना हो गया, है ना, निगलना, उल्टी जैसी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण भी यही करता है ना। अनैच्छिक गतिविधि का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, तो हो जाएगा मेडुला ओब्लिगोंटा ही करता है। कौन करता है, मेडुला ओब्लिगोंटा ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा कि जो है शोल्डर जो होता है वो किसका मिश्र धातु होता है ना। जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कह रहा है शोल्डर किसका मिश्र धातु होता है, शोल्डर किसका मिश्र धातु होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा टीन और सीसा, ठीक है। टीन और सीसा का जो होता है वो शोल्डर जो होता है वो मिश्र धातु होता है। शोल्डर का जो उपयोग है वो धातु को जोड़ने के अंदर में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो धातु को जोड़ने के अंदर में जो है शोल्डर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। धातुओं को जोड़ने के अंदर में शोल्डर का उपयोग यानी वायरिंग सोल्डिंग में किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है टीन और सीसा का अनुपात जो होता है वो अलग अलग होता है, अनुपरि मतलब यूज के हिसाब से जो उसमें सीसा और टीन का जो मात्रा जो मिलाया जाता है अलग अलग टाइप से, ठीक है। ऐसे सामान्यतः जो होता है वो 60% जो होता है टीन और 40% सीसा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो होता है वो शोल्डर के अंदर में जो होता है वो 60% जो होता है टीन होता है और 40% क्या होता है, सीसा का मिक्सर होता है, ठीक है। शोल्डर मिश्र धातु का गलनांक जो है वो कम होता है, ठीक है। इसका गलनांक कम होता है जिससे यह जो है आसानी से पिघलकर दो धातुओं को जोड़ने का में सहायक होता है, ठीक है। इसका गलनांक कम किस लिए होता है, ताकि वो आसानी से पिघल करके दो धातुओं को जोड़ने में काम आए, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मिश्र धातु है उससे भी क्वेश्चन आता रहता है कभी कभार, है ना, कि किसका मिश्र धातु में कौन कौन सा मिक्सर होता है ना, किसका कौन कौन धातु मिला हुआ होता है। तो हम लोग उसका भी कर लेते हैं रीजन थोड़ा सा। जैसे कि स्टील के अंदर में होता है लोहा कार्बन जो है वो का मिक्सर होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के अंदर में जो होता है लोहा, क्रोमियम और निकल का मिक्सर होता है, ठीक है। तो स्टील बोलेगा तो सिर्फ लोहा और कार्बन होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वो लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है, ठीक है। पीतल जो होता है वो पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिक्सर होता है, ठीक है। कांसा जो होता है कांसा, तांबा और टीन का मिक्सर होता है। सोल्डर जो होता है हम लोग जो शीशा और टीन का मिश्रण अभी जो पढ़े हम लोग, है ना। उसको ढलमा लोहा जो होता है वो लोहा और कार्बन का मिक्सर होता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है, ठीक है। जिसको में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हवाई जहाज इत्यादि हल्की चीज़ों के मशीनरी बनाने के अंदर में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाइक्रोम अगर बात किया जाए, नाइक्रोम जो है मिश्र धातु के अंदर में कौन सा, तो नाइक्रोम के अंदर में जो होता है निकेल, क्रोमियम और लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस तरह से जर्मन सिल्वर के अंदर में जो है सिल्वर नहीं होता है, याद रखना, जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता, तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है, ठीक है। गन मेटल के अंदर जो होता है तांबा, टीन और जस्ता होता है, ठीक है। तो गन मेटल के अंदर में तांबा, टीन और जस्ता होता है। जर्मन सिल्वर के अंदर में तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। अमलगम जो होता है वो पारा के साथ किसी भी धातु अन्य धातु का जो है मिश्रण बनाया जा सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अमलगम, ठीक है। एल्को जो होता है एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये कुछ मिश्र धातु इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको रिवीजन कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला
ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि घर पर जो है मधुमक्खी जो काटता है तो उसके इलाज में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो घर पर जब काटेगा तो हम उसका इलाज करेंगे सोडियम सॉरी बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, बेकरी वाला सोडा जिसको कि सोडियम क्या बोलते हैं उसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है बेकरी सोडा का, है ना। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले याद किए हैं, है ना, क्या बोलता है सोडियम जो होता है बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा को हम लोग वो, ठीक है। मधुमक्खी के डंक को फॉर्मिक एसिड या ये एथोफॉर्मिक एसिड कहा जाता है ना। मधुमक्खी के डंक के अंदर में फॉर्मिक एसिड या एथोफॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है जो कि त्वचा के अंदर में जलन और सूजन उत्पन्न करता है, ठीक है। इससे जो है बेस यानी क्षार से अब निष्क्रिय किया जा सकता है ना। इसलिए जो है इसके उपचार में जो है हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एक क्षार होता है, ठीक है। नींबू का जो सूत्र होता है, नींबू जो होता है वो इसके अंदर में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चीनी के अंदर में सुक्रोज रहता है ना, इसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। नमक के अंदर में जो होता है सोडियम क्लोराइड, इसको फॉर्मूला क्या होता है NaCl होता है, ठीक है। तो ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है C6H8O7 होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि परिपथ के अंदर में जो है तुल्य प्रतिरोध की गणना करना, ठीक है। तो ये तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, और इसको देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको, तुल्य प्रतिरोध जो है थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, है ना। ये तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले जो है हम कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो ये 6 ओम और ये जो 6 ओम का जो है दो प्रतिरोध है वो एक ही जो है वो तार से जुड़ा हुआ है, एक ही यूनिट से जुड़ा हुआ है ना, ये दोनों। तो ये दोनों जो है ये जो है वो कौन सा क्रम के अंदर में है, तो वो जो है वो श्रेणी क्रम के अंदर में, ठीक है, या सीरीज भी बोल सकते हैं, सीरीज के अंदर में है। तो सीरीज के अंदर में जो होता है श्रेणी क्रम में जो होता है ना, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम के अंदर में तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो आर बराबर जो होता है, आर जो है समतुल्य प्रतिरोध, है ना, होता क्या होता है R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 यहाँ दो प्रतिरोध है, इसलिए इसको आपस में जोड़ने पर जो होता है उसका समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो ऊपर वाला का जो एक समतुल्य प्रतिरोध एक वो मिला के क्या हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 ओम यानी टोटल कितना हो जाएगा 12 ओम ऊपर वाला का हो जाएगा। ऊपर का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा, और नीचे का जो हो जाएगा वो 6 ओम हो जाएगा, है ना। तो अब जो है वो 6 ओम 12 ओम का दो प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो अब जो है ऊपर जो है वो 6 ओम का हो गया प्रतिरोध, ठीक है, और नीचे जो हो गया जैसे ये एक पॉइंट है, इधर जो हो गया इसका समतुल्य प्रतिरोध एक हो गया, है ना, और नीचे का जो है वो एक ही समतुल्य प्रतिरोध था, ठीक है। नीचे वाला का 6 ओम था और ऊपर का कितना हो गया 12 ओम हो गया। अब जो है ये दोनों जो है प्रतिरोध 12 ओम और 6 ओम वाला जो प्रतिरोध है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, तो समानांतर क्रम है। कैसा समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर क्रम का फॉर्मूला जो होता है समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला वो कैसा होता है इसको जानेंगे हम लोग। तो समानांतर क्रम के अंदर जो समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R1, 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इस फार्मूला से हम लोग जो है इसको जो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से समतुल्य प्रतिरोध का जो वैल्यू होगा 1/R का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 1/12 जोड़ 1/6 होगा। इन दोनों का एल्शियम जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/R का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एल्शियम लीजिएगा तो एल्शियम 12 हो जाएगा, 12 का है 12, 12 14 का 12 यानी कितना हो जाएगा, यानी जो समतुल्य प्रतिरोध जो है 1/R का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1/R बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/12 यानी हो जाएगा 1/4, यानी R का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 ओम हो जाएगा। तो इस जो है क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 ओम, क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो यही इसका जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा वो 4 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कह रहा है यदि एक गोलाकार दर्पण, है ना, यहाँ बोल रहा है गोलाकार दर्पण का बात कर रहा है। गोलाकार दर्पण के अंदर में जो है द्वारा उत्पादित आवर्धन जो है वो माइनस का 0.5 है, तो दर्पण द्वारा निर्मित जो है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा, ठीक है। अब कैसे छोटा उल्टा होगा जो बात जानते हैं डिटेल से। तो यहाँ जो है आवर्धन जो है वो आवर्धन जो है वो निगेटिव के अंदर में है, माइनस के अंदर में, ठीक है, निगेटिव में है माइनस में है। आवर्धन का सूत्र क्या होता है m बराबर जो होता है -v/u होता है, क्या होता है माइनस का v/u होता है, ठीक है। जहाँ m जो होता है आवर्धन होता है, v जो होता है वो क्या होता है प्रतिबिंब से दूरी होता है, और u क्या होता है वस्तु से दूरी होता है, ठीक है। अगर आवर्धन जो है वो नकारात्मक होता है ना, तो प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है, नकारात्मक होने पर जो है प्रतिबिंब कैसा होता है, तो प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। अगर आवर्धन जो है वो नकारात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। अगर जो है वो
नकारात्मक कहने का मतलब जो है उसका जो वैल्यू जो है वो 1 से कम है ना, होने पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। क्या होता है? वस्तु से छोटा बनता है ना। तो वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण के अंदर में नहीं बनता है, बल्कि किस में बनता है? वो अवतल दर्पण में बनता है। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एक अवतल दर्पण का जो है आवर्धन का बात किया गया है, ठीक है। माइनस का 0.5 दिया हुआ है ना। इस स्थिति में जो ऐसा तब होता है जब वस्तु जो है अवतल दर्पण के फोकस और केंद्र के से बाहर होता है, फोकस और केंद्र के बाहर होती है ना। तब जो है वो जो है वैसा मतलब आवर्धन प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहीं तक है ना। तो जिस मतलब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन थोड़ा सा समझ में आया हो, है ना, तो अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा कमेंट करें। और जो भी मतलब अगर मिस्टेक भी हो जाता है कुछ बताने में, है ना, तो बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। उसको जो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।